चलिए आइए, तीसरा चैप्टर है ना, जीव विज्ञान का तीसरा चैप्टर है जीव विज्ञान। तीसरा चैप्टर परिवहन। परिवहन है ना, परिवहन। देखिए क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। देखिए परिवहन है क्या, तो एक स्थान से किसी चीज़ को, किसी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, जो पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? परिवहन। जैसे आपका बस है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है ना? तो उसे परिवहन कहते हैं। तो आप परिवहन पढ़ना है जीव विज्ञान में, परिवहन पढ़ना है जीव विज्ञान में पढ़ना है ना? जीव विज्ञान में पढ़ना है परिवहन। तो जीव विज्ञान में परिवहन का पढ़ना है, तो परिवहन आपके शरीर में भी होता है। परिवहन आपके शरीर में भी होता है। कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो कार्य करता है ना, उसे क्या कहते हैं? परिवहन। तो आपके शरीर में परिवहन की काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? पहुंचाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है ना? और बहुत सारी क्रियाएं होती है, पेड़ पौधा में भी बहुत सारी क्रियाएं होती है ना? तो पहला लिखेगा परिवहन, है ना? पहले जानते हैं परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन, परिवहन किसे कहते हैं? आइए, परिवहन किसे कहते हैं? आइए लिखेगा, समस्त उपयोगी पदार्थों को, समस्त उपयोगी पदार्थों को, समस्त उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्थान से, समस्त उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से, समस्त उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाना। लिखे, उसके मूल स्रोत से समस्त उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाना। समस्त उपयोगी पदार्थों को, है ना, समस्त उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाना और अनुपयोगी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ, अनुपयोगी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को, अनुपयोगी पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को शरीर के प्रत्येक कोशिका को गंतव्य स्थान तक पहुंचाए जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। समस्त उपयोगी पदार्थों को उसके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाना तथा अनुपयोगी पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका से
शरीर की प्रत्येक कोशिका से उसके गंतव्य स्थान तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका से उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाए जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। पहुँचाए जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। पहुँचाए जाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। चलिए आ गया। अब देखिए, तो परिवहन है न, पहले पढ़ते हैं परिवहन किस में, पेड़ पौधे में परिवहन है न। पहला है आपको पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है न, तो लिखिएगा पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन हो गया। पौधों में परिवहन पहला लिखना है, पौधों में परिवहन। तो देखिए पौधों, अब जो पौधा है, दो प्रकार के पौधा है। एक होता है छोटे छोटे पेड़ पौधे या छोटे छोटे पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधे, या इसको लिख सकते हैं एक कोशिकीय पौधे, एक कोशिकीय पौधे, एक कोशिकीय पौधे है ना। देखिए अब एक कोशिकीय पौधे में परिवहन कैसे होता है, तो विचरण के जरिए लिखेगा। एक कोशिकीय पौधे में परिवहन विचरण के जरिए होता है। विचरण के जरिए होता है, किसके जरिए होता है, विचरण के जरिए होता है। एक कोशिकीय पौधे या छोटे छोटे पौधों में परिवहन विचरण के जरिए होता है ना। एक कोशिकीय पौधे है ना, छोटे छोटे पौधे या एक कोशिकीय पौधे, तो इसमें परिवहन किसके जरिए होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे में परिवहन किसके जरिए होता है, विचरण के जरिए होता है। किसके जरिए होता है बाबू, विचरण के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, विचरण के जरिए होता है। जैसे लिखिएगा एग्जाम्पल में, जैसे शैवाल, एग्जाम्पल में लिखिएगा शैवाल, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास इत्यादि कर दीजिए बाबू, है ना, इत्यादि कर दीजिए। नहीं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे में या एक कोशिकीय पौधे में परिवहन किसके जरिए होता है, तो विचरण के जरिए होता है। जैसे शैवाल, यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास इत्यादि। और जितना एक कोशिकीय पौधे है, जितना भी प्रकार का एक कोशिकीय पौधा है, सब में परिवहन किसके जरिए होता है, विचरण के जरिए होता है। किसके जरिए होता है, विचरण के जरिए होता है। अब देखिए, ये तो पहला था। अब आइए दूसरा में, बड़े पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, बड़े मिटाते हैं। चलिए दूसरा लिखेगा बड़े पेड़ पौधे है ना में परिवहन, छोटे पेड़ पौधे में था, अब बड़े पेड़ पौधे में आते हैं बाबू। देखिए हो गया बड़े पेड़ पौधे में परिवहन। तो बड़े पेड़ पौधे में परिवहन के लिए कुछ अंग दिए गए हैं, है ना, क्योंकि अब इसमें विचलन के जरिए नहीं हो सकता है ना, विचलन के जरिए इसमें नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो रीज़न है कि ये पेड़ काफ़ी लंबा होता है और वो जो होता है कोशिकीय पौधे में ही हो सकता है, बड़े पेड़ पौधे में संभव नहीं है ना। तो देखिए बड़े पेड़ पौधे में परिवहन के लिए परिवहन तंत्र दिए गए हैं, है ना। लिखेगा
बड़े पेड़ पौधे में परिवहन के लिए दो अलग अलग तंत्र दिए गए हैं। बड़े पेड़ पौधे में परिवहन के लिए दो अलग अलग तंत्र दिए गए हैं। पहला है बाबू जाइलम, तंत्र या जाइलम उत्तक भी कहते हैं इसको, है न। पहला है बड़े पेड़ पौधे में परिवहन के लिए दो अलग अलग तंत्र दिए गए हैं। पहला है जाइलम उत्तक, जाइलम उत्तक और दूसरा है फ्लोएम उत्तक, है ना। पहला है जाइलम उत्तक और दूसरा है फ्लोएम उत्तक। अब ये दोनों को मिला करके कहा जाता है संवहन उत्तक। इन दोनों को मिला करके कौन उत्तक कहा जाता है? तो संवहन उत्तक क्या कहा जाता है? संवहन उत्तक कहा जाता है। अब ये पूछेगा कि संवहन उत्तक में कौन कौन से आते हैं? कौन कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम आते हैं, है न। पूछेगा संवहन उत्तक कौन कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों उत्तक को मिला करके कौन उत्तक बनता है? संवहन में होता है ढोना, है न। संवहन का मतलब क्या होता है? ढोना। तो ये ढोने का काम यही दो करता है। पेड़ पौधा में ढोने का काम यही दो क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम। जल ये धोता है जल, और ये खाना धोता है खाद्य पदार्थ, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होकर के ग्लूकोज बनाता है ना, ये खाना धोने का काम करता है। कौन? फ्लोएम। और जाइलम क्या धोता है? जल धोता है। जल से जाइलम ने, जल से जल और जल से जाइलम, है न। तो जाइलम का काम क्या है? खनिज लवण और जल को पहुंचाना। पृथ्वी से लेकर के जल और खनिज लवण पेड़ पौधा के सभी अंगों को क्या करता है? ये पहुंचाता है। और फ्लोएम पत्तियों में बनने वाले खाना को, पेड़ पौधों को हर एक भागों में क्या करता है? ये पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। तो पहला हेडिंग डालिएगा जाइलम, पहला हेडिंग डालिएगा जाइलम, है न। लिखिएगा जाइलम। वे पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है जो ये पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है जो जड़ से पानी या खनिज लवण, जो जड़ से पानी या खनिज लवण लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो जड़ से जल और खनिज लवण लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है जो जड़ से जल और खनिज लवण, जो जड़ से जल और खनिज लवण को लेकर पेड़ पौधा के या पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो जल और खनिज लवण को लेकर पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है उसे जाइलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? जाइलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। अच्छा, तो देखिए, तो ये आपका पृथ्वी है। यहाँ से नीचे मान जाइए पेड़ है, यहाँ से नीचे आता है जड़, यही आता है ना जड़, यही रहता है ना जड़।
अरे पृथ्वी के अंदर रहता है ना जल, तो क्या करता है, नीचे से कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना। अरे पानी कहाँ मिलेगा, जमीन में ना। पानी जमीन में, खनिज लवण कहाँ है, जमीन में है। तो जमीन से प्राप्त करने का कार्य कौन करेगा, जल। और जल में क्या पाया जाता है, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक इससे लेकर के कहाँ पहुँचाएगा, पत्ती को। तो पत्ती कहाँ रहता है, ऊपर के नीचे, ऊपर। तो नीचे से कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना। नीचे से कहाँ जाएगा, ये ऊपर। तो एक पॉइंट लिखिएगा, ये या लिखेगा इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी दिशा नीचे से ऊपर के, ऊपर से नीचे नहीं आता बाबू, नीचे से कहाँ जाता है, ऊपर। हो गया। इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। हो गया। चलिए अब दूसरा लिखिएगा फ्लोएम उत्तक। दूसरा हेडिंग डालिएगा फ्लोएम उत्तक। दूसरा हेडिंग डालिएगा फ्लोएम उत्तक। दूसरा हेडिंग डालेगा फ्लोएम उत्तक। हो गया। दूसरा हेडिंग डालेगा फ्लोएम उत्तक। दूसरा हेडिंग डालेगा फ्लोएम उत्तक। देखिएगा, ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पत्तियों में पाए जाने वाला, ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है, जो पत्तियों में बनने वाले, जो पत्तियों में बनने वाले भोजन को, पत्तियों में बनने वाले भोजन को, पत्तियों में बनने वाले भोजन को पेड़ पौधा के अन्य सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो पत्तियों में बनने वाले भोजन को पेड़ पौधे के अन्य सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है, जो पत्तियों में बनने वाले भोजन को, जो पत्तियों में बनने वाले भोजन को, जो पत्तियों में बनने वाले भोजन को पेड़ पौधों के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पेड़ पौधों के अन्य अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे फ्लोएम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा रहा पेड़ पौधा का, क्या रहा, डाली है ना, हो है ना डाली। ये क्या है, पेड़ पौधा का डाली हो गया, अच्छी रहता ना डाली। अब यहाँ पर मान लिया जाए, ये रहा, ये हम खींच देते हैं पतला सा। ये आपका मान लीजिए कि ये आपका टहनी है, और टहनी में लटका हुआ क्या है, पत्ता है ना। तो खाना तो पत्ता में ही बनेगा। खाना कहाँ बनेगा, पत्ता में ही बनेगा। हर एक भाग में पत्ता, हर एक डिपार्टमेंट में रहता है ना। हर एक पेड़ के हर एक टहनी में पत्ता रहता है कि नहीं रहता है, हर एक टहनी में पत्ता रहता है। तो खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी कहाँ, पत्ता में तो होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, पत्ता में। हम बताए थे कि भोजन, पेड़ पौधा भोजन बनाने का कार्य कहाँ करती है, पत्ता में करती है। प्रकाश संश्लेषण, ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पेड़ पौधा के किस भाग में होता है, किस भाग में होता है, पत्ता में होता है ना, हरा चीज़ में होता है। क्योंकि पेड़ पौधा में हरा के लिए कौन सा एक पदार्थ पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो अब देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ पर होगी, यही होगी ना, पत्ती में होगी ना, पत्ती में होगी। अब पत्ती से क्या करेगा, अब खाना यहाँ से कौन लेके जाएगा, आपका फ्लोएम चचा लेके जाएंगे, है ना, आपका फ्लोएम चचा लेके जाएंगे खाना। अब ये खाना क्या करेगा, पेड़ पौधा के हर एक अंग को चाहिए, हर एक अंग को चाहिए ना।
इधर भी चाहिए, 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 मैंने हर एक अंग को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हर एक अंग तक पहुंचाएगा कौन? फ्लोएम। पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इसका अच्छा, अब इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, इधर भी जाएगा, उधर, तो इसका कोई दिशा है कोई दिशा? सभी दिशा में जा रहा है। जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पेड़ पौधा के हर एक अंग को क्या करना है? पहुँचाना है ना। इसका एक दिशा था, जाइलम का एक दिशा था, नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर, क्योंकि नीचे मिलता था जल, जल लेकर के कहाँ जाता था? ऊपर। और यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ पत्ती में खाना कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। किस रूप में बनता है? तो द्रव रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? द्रव रूप में बनता है। अब यहाँ से खाना को लेकर के कौन? ये फ्लोएम चचा लेकर के खाना को पेड़ पौधा के सभी अंगों में क्या कर रहा है? पहुंचाने का कार्य कर रहा है ना। तो इसका कोई दिशा है? इसका कोई दिशा निश्चित नहीं है। ये पेड़ पौधा के सभी भागों में जाएगा, सभी दिशा में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। ये पदार्थों का खाना, ये खाद्य पदार्थ को लेकर सभी दिशाओं में गमन करती है। ये खाद्य पदार्थों का परिवहन सभी दिशाओं में करती है। ये खाद्य पदार्थों का परिवहन सभी दिशाओं में करती है। ये खाना का परिवहन सभी दिशाओं में करती है। ये खाना का परिवहन सभी दिशाओं में करती है। ये खाना का परिवहन सभी दिशाओं में करती है। हो गया? ये खाना का परिवहन सभी दिशाओं में करता है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। देखिए जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम क्या है? जल को पहुंचाने का काम करता है। जड़ से जल को लेकर के और कहाँ पहुंचाता है? पत्ती तक पहुंचाता है। पत्ती में पहुंचाता है कि खाना कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। तो पत्ती तक पहुंचाना है। यहाँ से पानी लेके कहाँ जाएगा? पत्ती में। और क्या करेगा? इसकी दिशा किधर होती है? नीचे से हमेशा किधर होती है? नीचे से ऊपर। ही नहीं कि कहिएगा ऊपर से नीचे, तो हो जाएगा कहानी खत्म। नीचे से ऊपर। अच्छा, फ्लोएम क्या काम करता है? तो फ्लोएम करता है बने हुए खाना को पत्ती में उपस्थित खाना को, पत्ती में बने हुए खाना को पेड़ पौधा के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। अब ये पूछेगा कि सामवाहन उत्तक में कौन कौन आते हैं? तो जाइलम और, पूछेगा सामवाहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जाइलम और, दो ये प्रकार का ना, जाइलम और फ्लोएम। आगे बढ़े। एगो पूछता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। लिखिएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। लिखिएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। लिखिएगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर है ना। एक पट्टी लिखिएगा जाइलम, एक पट्टी लिखिएगा फ्लोएम। चलिए आइए, एक पट्टी लिखते हैं जाइलम, एक पट्टी लिखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। पहला लिखिएगा जाइलम में है ना, पहला लिखिएगा जाइलम में। ये जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। ये जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है ना। ये जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। हो गया? ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। दूसरा है ना, अगला पॉइंट आइए। दूसरा अगला पॉइंट अच्छा है। इसकी दिशा
हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है। लिखे। और इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा, ये सभी दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में गमन करती है। ये सभी दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में गमन करती है। हो गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, जाइलम कोशिका कैसे होती है? मरा हुआ कोशिका होता है। लिखिएगा, इसकी कोशिका, इसकी या इसमें, इसकी कोशिका, इसमें इसकी कोशिका मृत होती है। इसकी कोशिका मृत होती है। मृत माने मरा हुआ, है ना। इसकी कोशिका कैसी होती है? ये बच्चे लिखिएगा, इसकी कोशिका जीवित होती है। इसकी कोशिका जीवित होती है। इसकी कोशिका जीवित होती है। जीवित होती है। हो गया। हो गया। क्या लिखा है? ये जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। इसकी दिशा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। इसकी कोशिका कैसा होती है? मरा हुआ होता है, मृत कोशिका होती है। इपटी क्या लिखा है? ये खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये सभी दिशाओं में क्या करती है? गमन करती है। और इसकी कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है। चलिए, अंतर हो गया। हो गया अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, घर पर खूब मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत इतना कीजिए ताकि सामने वाला को ये बोलना ना पड़े कि हाँ बैठ के पढ़ो। घर का गार्जियन बैठने के लिए आपको बोल रहा है तो समझिए कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, तभी गार्जियन बोल रहा है ना। तभी गार्जियन आपको पढ़ने के लिए बोल रहा है। मतलब कि साफ जाहिर है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। चलिए आ जाइए, है ना। चलिए चलते हैं। अगला हेडिंग डालेगा। चलिए, परिवहन की क्रियाविधि। परिवहन की क्रियाविधि। क्रियाविधि परिवहन की क्रियाविधि। परिवहन की क्रियाविधि देखिए। आप पेड़ पौधों में परिवहन की क्रियाविधि के लिए दो प्रकार के होता है। पहला होता है स्थानांतरण और दूसरा होता है बाष्प उत्सर्जन। पहला होता है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, और उसके बाद होता है बाष्प उत्सर्जन, है ना। तो लिखिएगा, पौधों में परिवहन करने के लिए, पौधों में परिवहन की क्रियाविधि दो चरणों में होती है। पौधों में, पेड़ पौधों में लिखिएगा, पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में परिवहन की क्रियाविधि दो चरणों में होती है। दो चरणों में होती है।
कितना चरणों में होती है बाबू? 2 चरणों में होती है। पहला स्थानांतरण, स्थानांतरण, सही है, स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण आकार देना पड़ेगा, स्थानांतरण, स्थानांतरण। और दूसरा होता है बाष्प उत्सर्जन, बाष्पो उत्सर्जन, बाष्पो उत्सर्जन, है ना, बाष्पो उत्सर्जन, है ना, बाष्पो उत्सर्जन। अब देखिए एक एक करके इसके बारे में जानेंगे क्या है ना, बाष्पो उत्सर्जन। देखिए स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, पहुंचाना। स्थानांतरण को कहते हैं स्थान बदल देना, स्थान में अंतर, स्थानांतरण। तो स्थानांतरण मतलब होता है स्थानों में क्या करना है, अंतर करना है ना। अब बाष्प उत्सर्जन मतलब होता है क्या है कि पानी जो द्रव अवस्था में कौन अवस्था में बदल जाए, बाष्प अवस्था में बदल जाए, कौन अवस्था में बदल जाए, पानी जो है द्रव अवस्था में सीधे द्रव अवस्था से बाष्प अवस्था में बदलना ही क्या कहलाता है, सीधे द्रव अवस्था से सीधे द्रव अवस्था से बाष्प अवस्था में बदल जाए तो क्या कहते हैं, बाष्प उत्सर्जन। पानी जो है बाष्प बन के कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, उसको बोलते हैं बाष्प उत्सर्जन, है ना। स्थानांतरण मतलब स्थान को क्या करना है, चेंज करना है, बदलना है। तो पहला हेडिंग डालेगा स्थानांतरण, पहला हेडिंग डालेगा स्थानांतरण, लिखिएगा पौधों के मूल रोम के द्वारा, पौधों के मूल रोम के द्वारा, अब मूल रोम ने पूछना है कि सर मूल रोम क्या है, पहले बता चुके हैं, मूल रोम के बारे में पहले बता चुके हैं, बताए थे श्वसन में, पौधों में श्वसन के लिए 3 अंग बनाए गए हैं, मूल रोम, बातरंध्र और क्या था, रंध्र था ना। तो ये मूल रोम कहाँ पाया जाता है, जड़ में, और रंध्र कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। अब बातरंध्र कहाँ पाया जाता है, तना में, है ना, शाखा में। चलिए ये याद होना चाहिए, है ना। तो लिखेगा पौधों के मूल रोम के द्वारा जल या घुलित खनिज लवणों को, पौधों के मूल रोम के द्वारा जल या घुलित खनिज लवणों को अपने ऊपर, पौधों के मूल रोम के द्वारा जल या घुलित खनिज लवणों को अपने ऊपर ले लेना, ये घटना स्थानांतरण कहलाती है। लिखे पौधों के मूल रोम के द्वारा जल या घुलित खनिज को अपने ऊपर ले लेना ही स्थानांतरण कहलाती है ना, स्थानांतरण कहलाती है। अब देखिए, अब दूसरा है बाष्प उत्सर्जन। दूसरा क्या है, बाष्प उत्सर्जन। हेडिंग डालेगा बाष्प उत्सर्जन, है ना। मतलब पानी क्या करता है, स्थानांतरण के द्वारा ही पानी कहाँ पहुँचता है। ये है आपका पेड़ का जड़ है, ये आपका पेड़ है। तो यहाँ से पानी लेंगे ना, इधर पहुँचाता है। यहाँ से पानी क्या करता है, पानी जमा है, और यहाँ से पानी या खनिज लवण लेकर को कहाँ पहुँचाता है, पत्ती तक पहुँचाता है। तो यहाँ से पानी के खींचने, यहाँ तक खींचा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर रहा है, पहुँचा रहा है ना। तो वही तो लिखाए हैं कि पेड़ पौधा के मूल रोम के द्वारा पेड़ पौधा के
मूल रूम, अब मूल रूम मतलब क्या है, झरना हो गया ना। पौधों के मूल रूम के द्वारा पानी और घुलित खनिज को अपने ऊपर ले लेना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण। तो अपने ऊपर जब ये खींचता है तो खींचने के बाद कहाँ पहुँचाता है, पत्ती तक पहुँचाता है। तो अपने ऊपर ले लेना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। अब दूसरा हेडिंग डालेगा बाष्प उत्सर्जन, नहीं, दूसरा हेडिंग डालेगा बाष्प उत्सर्जन। तो बाष्प उत्सर्जन क्या है, अब देखिए, अब ग्लूकोज जो खाना बनाता है, तो जब खाना बनाता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ये बात याद होना चाहिए। ग्लूकोज किसके उपस्थिति में टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और 3 चीज़ बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलता है। अब पेड़ पौधा में, पत्ती में खाना बनता है। तो कभी कभी आप देखते होंगे क्या कि पत्ती के ऊपर पानी रहता है। तो आप उस समय ये समझ नहीं पाते हैं कि पत्ती के ऊपर पानी आया कहाँ से, ये समझ नहीं पाते हैं। अपन छोटे कहीं भी देखते हैं पानी, तो कोई जगह पानी नहीं, पूछते हैं घर में कि पानी पड़ा था क्या, तो कहते हैं नहीं। तो पत्ती के ऊपर पानी आया कहाँ से, तो यही जो खाना जो है, खाना जब बनता है ना, तो पत्ती कुछ मात्रा में पानी, अब जितना ज़रूरत है उतना ही ना पानी देंगे। खाना बना रहे हैं तो पंझोरा थोड़ी बनाएंगे, है न। तो पानी उतना ही मात्रा में लिया जाता है जितना क्या रहे, ज़रूरत रहे। और बाकी बचे हुए पानी को पत्ती के सहारे कहाँ भेज देता है, वायुमंडल में। और उसी घटना को क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, एक पौधा, जैसे मकई का पौधा या छोटा पौधा है, तो एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी ऊपर भेजता है। कितना, 3 से 4 लीटर एक दिन में। छोटा पेड़ पौधा जैसे मकई हो गया या कोई भी है, मकई है और जो है छोटा पेड़ पौधा जितना भी है न, वो एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पृथ्वी से खींच करके कहाँ भेजता है, ऊपर। लेकिन एक बड़ा पेड़ पौधा 15 से 20 लीटर एक दिन में। जैसे आम का पौधा या बरगद का पौधा, लीची का पौधा, सेब का पौधा, सेब का पेड़ पौधा न है, ये सब है पेड़ है। तो ये क्या करता है, 15 से 20 लीटर एक दिन में भेजता है। 15 से 20 लीटर एक दिन में। अपने पूरे जीवन काल में 80 से अपना वजन, पौधा जितना होगा उसका 90 गुना पानी ऊपर भेजता है। अपना वजन के हिसाब से कितना गुना, 90 गुना पानी कहाँ भेज देता है, वायुमंडल में। कहाँ भेजता है। यही चलते कहता है आदमी कि पेड़ पौधा क्या कीजिए, लगाया कीजिए। लगाने से आपका ज़मीन का पानी कहाँ जाएगा, ऊपर। और ऊपर जाएगा तो फिर वर्षा के रूप में हमको क्या करेगा, मिलेगा। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो बाष्प उत्सर्जन होबे नहीं करेगा, तो पानी ऊपर में कहाँ जाएगा, फरेगा, है ना, फरेगा ऊपर में पानी। तो यही चलते आज सरकार पेड़ पौधा पर क्या कर रही है, जोर दे रही है। नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पढ़ाए है ना। चलिए, तो लिखिएगा बाष्प उत्सर्जन। वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा पत्तियों के रंध्रों के द्वारा वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे पत्तियों के रंध्रों के द्वारा पानी को, वह पेड़ पौधा, है नहीं, लिखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा पानी को बाष्प के रूप में वायुमंडल में भेजता है।
पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में भेजता है उसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, उसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, उसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। लिखे, उसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। हो गया। पेड़ पौधा वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा की पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधा के पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधा के पत्तियों के रंध्रों के द्वारा पानी को वाष्प के रूप में वायुमंडल में भेजने की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये तो हो गया वाष्प उत्सर्जन। लेकिन एक छोटा पेड़ पौधा हम बोले थे एक दिन में कितना लीटर भेजता है? 3 से लिखिएगा, लिखिएगा लिखिएगा पौधे अपने भार के हिसाब से पौधे अपने भार के हिसाब से पौधे अपने भार के हिसाब से जैसे छोटे पेड़ पौधे पौधे अपने भार के हिसाब से जैसे छोटे पौधे में कैसे बाबू लिखिएगा? गन्ने या गन्ने कौमा मकई, गन्ना कौमा मकई के पौधे एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी वायुमंडल में भेजते हैं। लिखे, पौधे अपने भार के हिसाब से जैसे छोटे पौधे जैसे गन्ना मकई गन्ना मकई लिखे, गन्ना मकई जमीन से पानी को लेकर के एक दिन में जमीन से पानी को खींच कर एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी वायुमंडल में भेजते हैं या छोड़ देते हैं। हो गया। अब देखिए ये तो छोटा पेड़ पौधा था, छोटा था। अब लिखिएगा बड़े पेड़ पौधे, अगला पॉइंट बना दीजिए। बड़े पौधे, अगला पॉइंट बना दीजिए। बड़े पेड़ जैसे सेब, आम, बरगद, पीपल, जैसे बड़े पेड़ सेब, आम, बरगद, पीपल इत्यादि, इन सब अपने भार के हिसाब से या एक दिन में 15 से 20 लीटर पानी वायुमंडल में भेजते हैं। ठीक है। बड़े पेड़ पौधे जैसे आम, बरगद, पीपल, सेब इत्यादि, ये एक दिन में 15 से 20 लीटर पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं। 15 से 20 लीटर पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं। लिखे, 15 से 20 लीटर पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं। 15 से 20 लीटर पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं। अपने भार के हिसाब से 80 से 90 गुना पानी वायुमंडल को भेजते हैं। 80 से 90 गुना पानी वायुमंडल में भेजते हैं। अपने भार के हिसाब से 80 से 90 गुना, अपने भार के हिसाब से 80 से 90 गुना पानी 80 से 90 गुना 80 से 90 गुना 80 से 90 गुना पानी वायुमंडल में भेजते हैं। हो गया। 80 से 90 गुना पानी वायुमंडल में भेजते हैं। हो गया। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ें। 80 से 90 गुना पानी वायुमंडल में भेजते हैं, है न। बड़े पेड़ जैसे आम, लीची, है न। आम, लीची हो गया, आपका बरगद हो गया, पीपल हो गया, आपका इत्यादि कर दीजिए।
ये पेड़ एक दिन में 15 से 20 लीटर पानी कहाँ भेजते हैं? वायुमंडल में। और अपने भार के हिसाब से अपने भार के हिसाब से पूरे जीवन काल में अपने भार के हिसाब से पूरे जीवन काल में कितना? 80 से 90 गुना, 80 से 90 अपने पूरा जीवन काल में 80 से अपने भार के हिसाब से कितना गुना? 80 से 90 गुना पानी कहाँ भेजता है? अपने पूरा जीवन काल में। एक पेड़ पौधा का जीवन काल कितना दिन होता है? लमसम पेड़ का जीवन काल 100 बरस, 150 बरस, है ना? तो जितना साल बचेगा उसका वजन मान लीजिए 90 गुना है, तो 90 गुना 90 8100, है ना? तो अपने भार के हिसाब से 80 से 90 गुना पानी कहाँ भेज देता है? वायुमंडल। अब लिखिएगा थोड़ा सा स्टार मार के, संभरण शिरा, संभरण शिरा या संभरण उत्तक भी कहते हैं इसको, उत्तक, है ना? संभरण उत्तक या शिरा भी कहते हैं। देखिए संभरण शिरा कैसे कहते हैं बाबू? तो संभरण शिरा किसे कहते हैं? तो जहाँ पर भोजन की मात्रा अधिक होती है ना, उस अंग को क्या कहते हैं? संभरण शिरा। जहाँ पर भोजन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा, है ना? तो भोजन की मात्रा ज़्यादा पेड़ पौधे में कहाँ होता है? कहाँ होता है? जल्दी बताइए। पत्ती में। अरे भोजन कहाँ जहाँ भोजन बनेगा ओजे नहीं जाते होगा। भोजन सजा बनवन करे, अब चोर नहीं रहेगा तो वो अलग बातें है। चोरा के कुल धर देगा 2-4 जगह, तो उसका बातें अलग है। चोर आदमी को कोई वैल्यू है ना? तो ऐसे कहाँ रहता है? कहाँ? पत्ती में ना। तो लिखेगा पौधे का वह अंग जहाँ पर भोजन की मात्रा ज़्यादा हो, पौधे का वह अंग जहाँ पर भोजन की मात्रा ज़्यादा हो उसे संभरण शिरा कहते हैं। पौधे का वह अंग जहाँ पर भोजन की मात्रा ज़्यादा हो उसे संभरण शिरा कहते हैं। लिखे, उसे संभरण शिरा कहते हैं। ये पत्तियों में होता है, ये पत्तियों में होता है। ये कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। चलिए, ये पत्तियों में होता है, हो गया। ये पत्तियों में होता है। अब लिखेगा उपभोग शिरा। दूसरा लिखेगा उपभोग शिरा, उपभोग शिरा, उपभोग शिरा, उपभोग शिरा। लिखे उपभोग शिरा। चलिए लिखिएगा उपभोग शिरा। उपभोग शिरा क्या है? अब देखिए उपभोग शिरा कहाँ है? उपभोग शिरा किसे कहते हैं? जहाँ पर भोजन की मात्रा कम हो। भोजन की मात्रा कहाँ कम रहेगी? तना में, जड़ में। वहाँ तो भोजन बनता नहीं। तना में भोजन बनता है? नहीं बनता है ना? तो जहाँ भोजन की मात्रा क्या हो? कम हो। लिखेगा जहाँ पर भोजन की मात्रा कम हो, जहाँ पर भोजन की मात्रा कम हो उसे उपभोग शिरा कहते हैं। है ना? लिखे, जहाँ पर भोजन की मात्रा कम हो गया। जहाँ भोजन की मात्रा क्या हो? कम हो। अच्छा, तो भोजन की मात्रा कम हो तो यहाँ पर भोजन की मात्रा क्या था? यहाँ पर भोजन की मात्रा क्या था? यहाँ पर भोजन की मात्रा क्या है? तो भोजन यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे आएगा? ऊपर से कहाँ आएगा ना। तो भोजन की मात्रा संभरण शिरा से कहाँ आएगा? जहाँ पर भोजन कमी है वहाँ पर भोजन पहुँचाइएगा ना जी, है ना? तो भोजन संभरण शिरा से उपभोग शिरा में गमन करती है। लिखिएगा भोजन संभरण शिरा से उपभोग शिरा की ओर गमन करती है। भोजन संभरण शिरा से उपभोग शिरा की ओर गमन करती है। लिखे
भोजन संवहन शिरा से उपभोग शिरा की ओर गमन करती है। अब देखिए, तो खाना जो ले जा रहा है, कौन ले जाता है? फ्लोएम। खाना कौन ले जाता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम में एक नलिका पाई जाती है। फ्लोएम में जो खाना ले जाता है ना, चाल करके ले जाता है, चलने से पहले उसको चालता है कि गलत चीज़ नहीं जाए, अच्छा चीज़ है तो चलने से उसको चालता है, तो उसको कहते हैं चलनी नलिका। फ्लोएम में जो खाना जाता है, जो नली से खाना जाता है ना, उसको पहले क्या करता हूँ? चालता है। अरे घर में चालते हैं ना, तो चालने का काम करता है। वो जो नलिका जो चालता है ना, उसको कहते हैं चलनी नलिका। उसको क्या कहते हैं? चलनी नलिका। उसको क्या कहते हैं? चलनी नलिका। तो चलनी नलिका किस में पाया जाता है? फ्लोएम में। किस में पाया जाता है? फ्लोएम में। लिखिएगा, फ्लोएम में एक नलिका पाया जाता है। फ्लोएम में एक नलिका पाया जाता है जो भोजन को छान कर पहुँचाने का कार्य करता है। भोजन में एक नलिका पाया जाता है जो भोजन को छान कर पहुँचाने का कार्य करता है। फ्लोएम में एक नलिका पाया जाता है जो भोजन को छान कर पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए इस नलिका को चलनी नलिका कहते हैं। इसलिए इस नलिका को चलनी नलिका कहते हैं, है नहीं? फ्लोएम में भोजन को छान कर पहुँचाने का कार्य करता है, इसलिए इस नलिका को चलनी नलिका कहते हैं। हो गया? चलनी नलिका कहते हैं। चलिए, एक टॉपिक समाप्त हो गया बाबू, है ना? एक टॉपिक समाप्त हो गया। पेड़ पौधा में परिवहन क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। अब पढ़ना है किस में? जंतु में पढ़ना है, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, धन्यवाद।